નમસ્કાર, આપનું સ્વાગત છે. હું છું આપની સાથે ખ્યાતિ. પોર્ન ફિલ્મો બનાવીને કરોડો રૂપિયાની કાળી કમાણી કરતા શિલ્પા શેટ્ટીના પતિ રાજ કુંદ્રાનો સાગરીત ખોલી રહ્યો છે ઝી 24 કલાક પર અનેક રહસ્યો પરથી પડદો. શિલ્પા શેટ્ટીનો પતિ રાજ કેવી રીતે પોર્ન ઇન્ડસ્ટ્રીનો કિંગ બની ગયો અને કઈ રીતે પોતાની પોર્ન ફિલ્મોમાં હિરોઈનોને કામ કરાવતો હતો. કુંદ્રાની માયાજાળ ક્યાં સુધી ફેલાયેલી હતી અને તેમાં શિલ્પાનો પણ હાથ હતો કે નહીં, આ તમામ સવાલ એવા છે જેના જવાબ જાણવા માટે તપાસ એજન્સીઓ તપાસ કરી રહી છે. અને આ તપાસ વચ્ચે ઝી 24 કલાક પર કુંદ્રાના રહસ્યો પરથી પડદો ઉઠાવી રહ્યો છે સુરતનો તનવીર હાશમી. જી હા, એ જ તનવીર જે રાજ કુંદ્રાની હોટ શોટ કંપનીમાં કામ કરતો હતો અને ફિલ્મો બનાવતો હતો. 2 મહિનાના જેલવાસ બાદ 2 મહિના બાદ જામીન પર બહાર આવેલા તનવીર હાશમી સાથે ઝી 24 કલાકે ખાસ વાત કરી તો કુંદ્રાની પોર્ન ફિલ્મોના બિઝનેસમાં સુરતનું જે કનેક્શન છે એ કનેક્શન ના કરતા હતા તનવીરના મુખેથી સાંભળો એવા અનેક રાજ જેને કુંદ્રા પાસેથી જાણવા માટે તપાસ એજન્સીઓ તેની પૂછપરછ કરી રહી છે. हमारे साथ है तनवीर जो कि आरोपी नंबर 9 थे, लगभग 2 महीने तक जेल में बिता चुके हैं और किस तरीके से पूरी इस मामले से जुड़े थे वो तनवीर ही खुद बताएंगे. तनवीर, जिस तरीके से इस मामले में आप जुड़े हुए थे अलग अलग चीजों से, हालांकि 2 महीने तक आपने जेल में भी बिताया है, लेकिन अभी तक इस मामले में जो आप पक्ष रखेंगे, अपना पक्ष क्या रख रहे हैं, किस तरीके से, जिस तरीके से राज कुंद्रा के जरिए यानी उस प्रोडक्शन हाउस के जो हॉटशॉट जो प्रोडक्शन था उसके जरिए कई फिल्में बनाने के लिए आपने वहां कुछ अपने कॉन्टेक्ट में बनाए थे. राजीव जी, ये एक प्रोसीजर होता है जब भी आप कोई कंटेंट बनाते हैं या कोई भी किसी भी चैनल के लिए, अगर आप बड़ी चैनल के लिए भी बना रहे हैं तो एक प्रोसीजर होता है कि अगर आपको किसी का कंटेंट बनाना है तो आप उस चैनल को एक मेल भेजते हैं बीइंग अ क्रिएटर कि भाई ये मेल है, ये हमारे सिनॉप्सिस हैं, ये आर्टिस्ट हैं, ये इतना ड्यूरेशन होगा, आपका टेक्निकल एक्सपेक्ट बताइए आप. वो सारी चीज़ें करके जब एक मेल भेजा जाता है किसी भी चैनल को, जो कंटेंट क्रिएटर या जो कंटेंट हेड होता है चैनल का, उसको जब भेजा जाता है तो चैनल आपको ईमेल वापस से करती है अगर आपका कंटेंट या आपका सिनॉप्सिस उनको पसंद आते हैं तो. अच्छे कंटेंट आ रहे थे. अच्छे कंटेंट मतलब किस तरीके से, क्या जो पोर्न के अलग अलग कंटेंट थे वो उस वक्त आने शुरू हुए थे या सचमुच उस समय अच्छे कंटेंट, क्योंकि शुरुआती दौर में जरूर था कि कुछ अलग अलग कंटेंट. नहीं, उस वक्त जब मैंने उनको अप्रोच किया था तभी बहुत अच्छे क्लासिक मतलब अच्छे से शूट होता था और बहुत अच्छे से मतलब बनाए हुए कंटेंट जिसको देख के मुझे भी लगा था नहीं यार बहुत अच्छा है, और मैंने उनको अप्रोच भी किया था. और जहाँ तक मैंने जितने प्रोजेक्ट बनाए राजीव उनके लिए, वो भी सारे क्लासिक हैं. अगर आप कभी देखेंगे उसके ऊपर, हाँ न्यूडिटी वॉज अ पार्ट ऑफ इट, मगर ऐसा नहीं था कि वो पॉर्न था. आप उसको पॉर्न नहीं कह सकते कि यार आप पॉर्न बना रहे हैं या क्या बना रहे हैं. हाँ न्यूडिटी लेवल होता था हल्का फुल्का, जैसे आप बड़ी फिल्मों में देखते हैं या बड़ी सीरीज में देखते हैं. उनकी तरफ से न्यूडिटी लेवल और बढ़ाने की भी बात हो रही थी, कही जा रही थी? नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि न्यूडिटी लेवल इससे ज़्यादा चाहिए. इनफैक्ट कहीं अगर जैसे कि 2-3 मिनट से अगर ड्यूरेशन ज़्यादा भी हो जाता था न्यूडिटी लेवल का, तो उनकी जो क्यूसी टीम होती थी, जो क्वालिटी चेक टीम होती थी, वो हमें कह दिया करती थी कि भाई ये थोड़ा लेंदी है, आप इसको कम करिए और उस तरह से ये करिए. फिर हम उसको री एडिट करके वापस उनको भेजते थे और फिर इसी तरह से सारी चीज़ें चलती थी. बट अब देखिए, मैं किसी को नहीं कहता राजीव कि किसने सही किया. हालांकि आप कहते थे कि आपकी तरफ से है कि आपने अपने आप को स्टिक रखा कि न्यूडिटी लेवल ज्यादा तक नहीं था, लेकिन जिस तरीके से हॉटशॉट में चल रहा है न्यूडिटी लेवल ज्यादा था. राजीव, इस पे मैं नहीं बहस करूंगा. मैं कुछ देखिए, मैं अपना एक पक्ष रखने आया हूं और मैं अपने लिए बोलना चाहता हूं कि जो मैं करता था मैं उस लेवल पे नहीं बनाता था. हाँ सर्टेन न्यूडिटी होती थी, लेकिन अगर मैं 20-25 मिनट का कंटेंट बनाता था तो उसमें 3 मिनट का वो हल्का सा आता था और चला जाता था. बाकी सारी जो होती थी वो कंटेंट होता था. हम लोग बड़े यूनिट के साथ काम करते थे, 30-40 लोग कम से कम रहते थे सेट पे. लेकिन अब आज की तारीख में लोग ऐसा सोचने लगे कि नहीं यार, अगर वो उसने पॉर्न बनाया है तो इसने भी पॉर्न ही बनाया, क्योंकि उन 8 लोगों के साथ 9वां नाम तनवीर हाशमी का है तो वो भी पॉर्न ही बनाता था. आज अब मैं किसी को जस्टिफाई ही नहीं कर सकता. जिस तरीके से जो राज कुंद्रा की जो न्यूडिटी की बात हुई या जो पॉर्न की बात हुई, वो कहीं ना कहीं हॉटशॉट पर दिख ही रहा था, भले ही आप नहीं दिखा रहे थे.
भले ही आप अपनी तरफ से स्टिक थे कि मुझे इतना ही बनाना है, लेकिन उमेश का जिस तरीके से हॉटशॉट पे बाकी जो कंटेंट आ रहे थे तो कहीं ना कहीं न्यूडिटी की तरफ जा ही रहे थे। देखिए सर, क्या होता है, बहुत सारे क्रिएटर होते हैं, बहुत सारे मेकर्स होते हैं, सबका अपना काम करने का तरीका होता है। किसी को काम करना आता है, किसी को काम करना नहीं आता है। अब मुझे नहीं पता, मैं एक क्रिएटर था, मैं एक कंटेंट क्रिएटर था, मैं अपना डायरेक्शन, अपना प्रोजेक्ट लेके जाता था जो अच्छा होता था, क्लासी होता था। अब उसके अलावा उनके अगर कोई और भी लोग हों या कोई और क्रिएटर्स हो तो मुझे कैसे पता, मतलब आई एम नॉट द वन हु कैन से कि यार इसका कंटेंट अच्छा है, इसका कंटेंट नहीं अच्छा है। नहीं यार, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा आपके हूँ। पेमेंट का सिलसिला क्या था? पेमेंट किस तरीके से आ रहा था? हॉटशॉट से यानी राजकुंद्रा के ऑफिस से या कहीं और से? हाँ, राजीव देखिए क्या होता था, हम जब कंटेंट बना के देते थे तो विद इन 10 to 15 डेज हमें अपना जो ये होता था, क्या बोलते हैं, बिल जनरेट करके उनको देना होता था। CAT इनवॉइस और वाउचर। एब्सोल्युटली, इनवॉइस उनको जनरेट करके देना होता था। हमें 20 to 25 मिनट्स के कंटेंट के 3.5 lakhs दिए जाते थे, जिसमें से हमारा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मेरा मेकिंग जो होता था वो अराउंड 2,80,000 का होता था और मुझे उससे आई गेस 50-60,000 उसमें प्रॉफिट होता था। तो इसके बाद जब हम अपना इनवॉइस जनरेट करके उनको देते थे तो हमें कैनरिन से पेमेंट आता था, मतलब डायरेक्ट हमारा जो अकाउंट उनको दिया होता था, जो मेरा करंट अकाउंट था जो भी सही है, तो वो डायरेक्ट उसी में आ जाता था पेमेंट। इस मार्केट को अच्छा मार्केट आप मानते हैं? आ देखिए, अगर जब तक आप पॉर्न और इरोटिका को अलग अलग रखें, हाँ, इरोटिका का अच्छा मार्केट है। पॉर्न का मुझे पता नहीं क्योंकि मैं बनाता नहीं था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉर्न बनाते हैं, जो आज तक इन 9-10 लोगों को छोड़ के, जिन तक आज तक कोई एक्शन भी नहीं हुआ, वो अब भी बना रहे हैं। इसी अच्छे मार्केट के लिए लोग आते गए, राज कुंद्रा की तरह से बाकी लोग भी आते गए। राज कुंद्रा से देखिए, मैं कभी राज कुंद्रा से नहीं मिला, मैं उनसे कभी मिला नहीं। मेरी ईमेल पे बात होती थी अपना उमेश से या जो भी कंटेंट क्रिएटर थे। तरीके से जो न्यूफ्लिक्स जो दूसरा मामला था जिसमें ठाकुर का नाम आया था, जिसको वो, उससे काफी न्यूडिटी भी सामने आई है, उसके भी नाम थे, हालांकि उस चार्जशीट में भी जो जो अभी तक जो कंप्लेन फाइल हुई थी उसमें भी नाम थे। उसमें कुछ न्यूडिटी ज्यादा था या किस तरीके से? देखिए, न्यूफ्लिक्स का जहाँ तक मैं बोलता हूँ, चैनल की डिमांड होती थी कि न्यूडिटी थोड़ा सा आप, मतलब जो यहाँ पे हम लोग 3 मिनट का न्यूडिटी लेवल रखते थे, वहाँ पे वो बोलते थे कि आप न्यूडिटी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा बताइए, मतलब करीब 7-8 मिनट का या 10 मिनट का सीन कर दीजिए उसको। लेकिन वहाँ भी अगर मैंने बनाया है राजीव, तो मैंने वहाँ भी कंटेंट अच्छा ही बनाया है। यानी 20 मिनट की पूरी पूरी नहीं, फिल्म में या 26 मिनट की पूरी फिल्म में 10 मिनट और 7 मिनट के न्यूडिटी की तरफ जाता था? देखिए, उनका एक एपिसोड 30 मिनट्स का होता था, मिनिमम 30 मिनट्स का होता था, जिसमें उनको 10 से 12 मिनट न्यूडिटी लेवल चाहिए होता था, जिसके लिए हम तो देखिए क्रिएटर हैं, हम कंटेंट क्रिएटर हैं। चैनल जो बोलता था हम करते थे, कास्टिंग चैनल की तरफ से आती थी या जो भी चीज़ें होती थी, तो हम सिर्फ शूट करते थे और अच्छा कंटेंट, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हालांकि न्यूफ्लिक्स के और भी कितने सारे मेकर्स हैं जिन्होंने बहुत गंदा, अगर आप उस चीज़ को पॉर्न कहें तो मैं हाँ बोलूँगा कि दैट वाज पॉर्न, जो दूसरी चीज़ें शूट की गई हैं मेरे अलावा, कितने ही अंतिम मेकर काम आपने हॉटशॉट के साथ कब किया और इसके बाद से आपको काम मिलना हॉटशॉट की तरफ से कब बन गया? हैं। मैंने लास्ट आई गेस 2019 में काम या 2018 एंडिंग में काम किया था उनके लिए, दिसंबर में आई गेस 2018 दिसंबर में लास्ट मेरा था। फिर मैंने उनसे एसोसिएशन अलग कर लिया था और मैं न्यूफ्लिक्स के लिए तभी काम करता था और अ, वही 2018 एंडिंग तक मेरा एसोसिएशन था उनसे। इसके बाद में जब उनके चैनल बढ़े या चैनल के जब सब्सक्राइबर ज्यादा बढ़े तब आपको काम नहीं मिला? काम मिलना ना मिलना नहीं है, क्योंकि उस वक्त ऐसा था कि मैं न्यूफ्लिक्स में थोड़ा ज़्यादा काम करने लगा था उनकी तरफ से सारी चीज़ें, और फिर 1 साल बाद तो खैर लॉकडाउन ही हो गया था। तो हॉटशॉट और न्यूफ्लिक्स में क्या अंतर था? क्या न्यूफ्लिक्स में ज्यादा एडवांस और उसी तरीके से मिलता है, प्रोफेशनल तरीका था या क्या था? देखिए, अगर मैं हॉट शॉट्स का बोलूं तो यस, दे वर वेरी प्रोफेशनल। आप अपनी स्क्रिप्ट दीजिए मेल के ज़रिए, आपकी कास्टिंग दीजिए मेल के ज़रिए, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से आप दीजिए, जैसे बड़े चैनल करते हैं वैसे उनकी तरफ से होता था। यहाँ तक कि कैमरा भी जो यूज़ होता था वो बड़ा होता था,
एलेक्सा होता था, सोनी FX9 होता था या रेड होता था, तो हम लोग जो करते थे उसी पे शूट करते थे। उनके टेक्निकल एस्पेक्ट भी होते थे कि आपको इसी एक मॉड्यूल में आपको सारी चीज़ें देनी है, और वो बहुत पर्टिकुलर होता था। जो एक बड़ी चैनल पे आप दे रहे हैं वही सारा मॉड्यूल होता था। और न्यूफ्लिक्स की बात करें राजीव, तो वहाँ पे कंटेंट से ज़्यादा न्यूडिटी को महत्व दिया जाता था, लेकिन चैनल की तरफ से कहा जाता था, जब मैं 3 मिनट का अगर उनको न्यूडिटी देता था तो वो कहते थे कि आप 8, 9, 10 मिनट का उसको थोड़ा लेंदी कर दीजिए, ऑडियंस ये डिमांड कर रही है या ऐसा है वैसा है। 2 महीने तक आप जेल में रहे, जी। 2 महीने तक वो पूरा लगभग 9 कैदी जो थे उसमें जी। उनके साथ साथ आ 2 महीने में कई सारी चीजें बातें सामने आई होंगी, कई सारी बातें पुलिस के जरिए पूछी गई होंगी इस मामले में। आपको जो जिस तरीके से जिस मामले में पकड़ा गया था, वो कई ऐसी बातें हैं। उन बातों को लेकर अभी तक क्या क्या अभी तक अब मन में रिग्रेट है, या उस बात को लेकर किस तरीके से कि अगर ये काम नहीं करते तो इसका कम से कम 2 महीने तो जेल में नहीं रहते? हाँ राजीव, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एक बार जब आपका नाम किसी के साथ एसोसिएट होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो आप उस वक्त आपको हर आदमी को जवाब देना पड़ता है इंडिविजुअली। क्योंकि आप उस वक्त, अगर हम लोग 9 लोग उस टाइम पे अरेस्ट हुए थे, तो यही कहा जाता था कि जो 8 लोग करते हैं वो 9वां आदमी भी यही करता है। हालांकि मेरी चार्जशीट में क्लियरली मेंशन है कि मैं काम करता था चैनल के लिए, मैं उस तरीके का काम नहीं करता था जो दूसरे करते थे, कौन बनाना। बट जब उस चीज के साथ मेरा नाम एसोसिएट होता है तो मुझे अलग से नहीं देखते हैं लोग, मुझे भी उन 8 लोगों के साथ ही देखा जाता है कि वो पॉन बनाते थे, तो ये भी पॉन ही बनाता था। टेलीकास्ट करने की जो बात हुई थी, क्या कुछ कंटेंट आपके जरिए भी टेलीकास्ट किए गए थे अलग अलग जगहों पर? नहीं, मेरे जरिए कैसे कर सकते हैं? आई एम जस्ट अ डायरेक्टर, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं बना सकता हूँ। जो आरोप लगा था कि आप सूरत और बाकी जगहों में कोई टेलीकास्ट करने की ऐसी कुछ नहीं बात नहीं हुई? नहीं, ऐसा कोई आरोप मुझ पे नहीं लगा कि मैं टेलीकास्ट करता हूँ। बातें अभी तक, क्योंकि जो राज कुंद्रा का अब जो मामला सामने आया है वो कुछ अलग पैमाने पर सामने आ रहा है, उस बातों में आपसे कब तक पूछें? देखिए, सबसे पहले तो मैं किसी को पर्सनल पॉइंट आउट करके किसी के लिए नहीं कि पुलिस ने अपना काम गलत किया है या लॉ ने उनको गलत टारगेट किया, नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है वो क्या करते थे या क्या उनका पर्सनल लाइफ था या उनके बिजनेसेस क्या थे। आई डोंट नो, मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, वो बहुत बड़े आदमी थे और मैं नहीं मिला हूँ उनसे कभी। तनवीर, क्या इस तरह से किसी लड़की को रखने से पूरी तरह से वो चीजों पे पर्दा लग जाता है जो शूट करना है, या जिस तरह से पोर्न शूट करना है उसमें? बट मैं यही तो कह रहा हूँ, मैंने कभी पॉर्न शूट किया ही नहीं। मैं तो यही कह रहा हूँ, मैंने कभी पॉर्न शूट किया ही नहीं। न्यूडिटी शूट करना? देखिए, ये तो आप अगर बहुत सारी दूसरी भी चैनल्स हैं जो न्यूडिटी दिखाती हैं, तो आप ये तो उनसे भी सवाल कर सकते हैं कि वो किस तरह से करते हैं। मैं अपना कह सकता हूँ कि जब मैं शूट करता था, बाकायदा लड़की की प्रॉपर इज्जत की जाती थी। मेरे सेट पे जब भी न्यूडिटी लेवल अगर शूट भी होता था, एक लड़की रहती थी, कैमरामैन रहता था, और कभी कभी मैं रहता था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था देखना या शूट भी करना, वो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है। बट हाँ, अगर आप कहें कि आर्टिस्ट को अगर हम लोग कंफर्टेबल करते थे, उनसे पहले बकायदा पूछा जाता था कि आप कंफर्टेबल हैं ये सीन करने के लिए। उनसे बकायदा मेल किया करवाया जाता था कि यस वी आर अग्री टू डू दिस न्यूड सीन्स। उनसे बकायदा अग्रीमेंट किया जाता था, बकायदा उनका वीडियो एनओसी लिया जाता था कि भाई हमने अपनी मर्जी से ही किया है, हमने अपनी मर्जी से जो न्यूडिटी भी की है मेरे लिए, दूसरों का नहीं जानता मैं वो पॉर्न बनाते थे क्या बनाते थे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अगर मेरे लिए न्यूडिटी लेवल भी शूट करते थे तो वो सारी चीज़ें हम उनको पूरी तरह से ये करते थे, अग्रीमेंट बनाया जाता था, वीडियो एनओसीज ली जाती थी, या एक उनका जो अपनी मर्जी से कर रहे हैं वो सब किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें होती थी ये राजीव। बताएं कि इस जो आर्टिस्ट है उसका सिलेक्शन कौन करता था? अगर हॉटशॉट के लिए जो शूट होता था उसके सिलेक्शन कौन करता था? सिलेक्शन आपकी तरफ से किया जाता था या उनकी तरफ से जाता था? देखिए, हमारा काम ऐसा होता था, पहले हम लोग सिनॉप्सिस बनाते थे, स्टोरी बनाते थे,
देन आर्टिस्ट का सिलेक्शन के लिए हमें उनका भेजना पड़ता था कि उनका बायोडाटा ये है, इन्होंने ये किया है। क्राइटेरिया क्या होता था? क्राइटेरिया ये होता था कि वो अच्छे आर्टिस्ट होने चाहिए, गुड लुकिंग होने चाहिए, उनके फॉलोअर्स अच्छे होने चाहिए। फॉलोअर्स अगर अच्छे हैं आपके, तो फॉलोअर्स अगर अच्छे हैं, जैसे कि सर्टन एक आर्टिस्ट है, इंस्टा आज आपको पता ही है सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अगर उसके फॉलोअर्स अच्छे हैं तो आपकी चैनल का भी रीच उनके फॉलोअर्स की वजह से अगर वो काम कर रहे हैं तो रीच ज़्यादा होता है। तो क्राइटेरिया ये भी होता था। एक्टर्स अच्छे होने चाहिए, एक्टर्स अच्छे होने चाहिए, न्यूडिटी में कंफर्टेबल होने चाहिए, ये भी एक एस्पेक्ट रहता था। यही सारी चीज़ें होती थी। अभी तक कितने प्रोजेक्ट आपने हॉटशॉट की तरफ से किए? कितने प्रोजेक्ट हुए आपने? हॉट शॉट्स के लिए आई गेस मैंने 5 से 6 प्रोजेक्ट्स किए हैं, जो मेरी चार्जशीट में भी मेंशन है सब नाम के साथ। कुछ और बातें हैं जिन बातों को लेकर आज तक भी रिग्रेट है कि अगर इनके साथ काम नहीं किए तो कम से कम इस तरह के बंधनों में नहीं पड़ते? रिग्रेट है, मगर किसी के लिए काम किया उसका रिग्रेट नहीं है। रिग्रेट ये है कि मैंने ही काम किया। आई वुड हैव चोजन अनदर, कि मैं खुद ही बोल देता कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विद न्यूडिटी और मैं शूट नहीं करूँगा। बट जिस तरह का माहौल और जिस तरह की चीज़ें हो गई थी, देन मुझे भी लगता था चलो ठीक है, मतलब आपने अगर किया भी तो ठीक है, इट वॉज पार्ट ऑफ योर